डीमन स्लेयर स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क में हमने योरीची टाइप 0 के डॉल को देख लिया है एंड दिस मेक्स अस वंडर कि आखिर ये योरीची था कौन। मतलब मोहल्ले में योरीची को लेकर इतनी चर्चा हो क्यों रही है। वेल, आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको योरीची की पूरी लाइफ हिस्ट्री एकदम डिटेल में बताऊंगा। आई कैन प्रॉमिस यू कि इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी और इस कहानी में इमोशन है, एक्शन है, ड्रामा है, मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट। सो सिट बैक, रिलैक्स, क्योंकि योरीची के आने से मौसम बिगड़ने वाला है, साथ ही स्पॉयलर्स भी ढेर सारे आएंगे, तो ध्यान से आगे बढ़ना। तो ये कहानी सेंगोकू एरा की है, जब अकीनो सुगीकुनी नामक लेडी दो जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। इनमें से जो छोटा बच्चा था, मतलब जुड़वा में ही जो तुरंत छोटा था, उसके सर पे एक मार्क थी और ये बात अकीनो के पति को पसंद नहीं आती। वो फौरन इस छोटे बच्चे को मार डालने की सोचते हैं, लेकिन अकीनो उन्हें ऐसा करने से रोकती है। अब ऐसे तो अकीनो एक बहुत ही शांत लेडी थी, मतलब इतनी सुशील कि लोग उसे एक डॉल से कंपेयर करते थे। लेकिन उस दिन वो अपने पति पे चिल्ला उठी क्योंकि उसे अपने छोटे बच्चे को बचाना था। अब भले अकीनो के पति इस छोटे बच्चे को नहीं मारते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि जब ये बच्चा 10 साल की उम्र का हो जाएगा तो इसे टेंपल में प्रीस्ट बनने के लिए भेज दिया जाएगा। बेसिकली वो अपने बड़े बेटे को अपना वारिस बनाना चाहते थे, जो कि तलवार चलाना सीखेगा, सैमुराई बनेगा, लेकिन उनका छोटा बेटा 10 साल की उम्र में ही घर को छोड़ देगा। इसी वजह से वो अपने बड़े बेटे का नाम मिचिकात्सु रखते हैं, ताकि आगे चल के वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल हो। वहीं मार्क वाले छोटे बच्चे का नाम उसकी माँ रखती है और ये नाम था योरीची। योरीची क्यों? वेल, वो चाहती थी कि उनका छोटा बच्चा रिश्तों को समझे, लोगों के बीच के रिश्तों को, इसी चीज को वो सबसे ऊपर रखे। अब मिचिकात्सु और योरीची का पालन पोषण एकदम अलग तरीके से हुआ। जहां बड़े बेटे मिचिकात्सु को अच्छा खाना मिलता, अच्छे कपड़े मिलते और बड़ा सा कमरा मिलता, वहीं पे योरीची को खराब कपड़े, बेकार खाना और बहुत ही छोटा सा कमरा, आई मीन एक क्लोजेट इतना छोटा कमरा। योरीची जब 2 साल का हुआ तो उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम एक अनवांटेड और अनलकी चाइल्ड हो और तुम हमारे फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दोगे। ये सुनकर योरीची अपनी सांसें रोक लिया। जी हाँ, 2 साल का बच्चा, और उसे ऐसा लगने लगा कि वो अनवांटेड है और वो अपने प्रेजेंस को कहीं भी फील नहीं कराना चाहता था। इसी वजह से वो बोला ही नहीं। योरीची को लगने लगा था कि उसका जिंदा होना ही गलत है। ना योरीची के ना बात करने से उसकी माँ को लगता है कि मे बी योरीची डेफ है, और इसीलिए वो योरीची को हनुफादा इयररिंग्स देती है। बेसिकली ये एक तरह का चार्म था सन गॉड की तरफ से, जिससे उसके कान ठीक हो जाए। लेकिन इस पॉइंट पे योरीची पहली बार अपनी माँ अकीनो से बात किया और अकीनो को पता चला कि नहीं, मेरा बेटा डेफ नहीं है। अकीनो तुरंत समझ गई कि योरीची आज तक चुप इसलिए था क्योंकि वो अपने पिता को प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब इन जनरल भी अकीनो और अकीनो के पति के बीच काफी झगड़ा होता था इस बात को लेके कि अकीनो के जो पति थे वो इन दोनों बच्चों में बहुत भेदभाव करते थे। खैर, मिचिकात्सु भी ये बातें थोड़ी बहुत नोटिस कर रहा था और कभी कभी वो छुपकर अपने छोटे भाई योरीची से मिलने जाता था। अब मिचिकात्सु के पिता को जब ये बात पता चलती थी तो वो मिचिकात्सु को मारते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मिचिकात्सु योरीची से घुले मिले। ऐसे ही एक बार मिचिकात्सु योरीची से मिलने जाता है और वो उसे एक फ्लूट यानी कि बांसुरी देता है। योरीची को ये बांसुरी बहुत पसंद आता है और वो इसे हमेशा अपने पास रखता है। अब योरीची को अपना भाई मिचिकात्सु बहुत पसंद था, लेकिन सेम कैन नॉट बी सेड फॉर मिचिकात्सु, क्योंकि मिचिकात्सु देख के ऐसा लग रहा है कि योरीची को पसंद करता है, लेकिन ये पसंद से ज्यादा पिटी था, मतलब दया आ रहा है इस पे, इसके साथ बुरा हो रहा है, तो वो वाली फीलिंग थी। अब समय आगे बढ़ता गया और मिचिकात्सु को तलवार चलाना सिखाया जाने लगा, लेकिन हाँ, योरीची को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता। मिचिकात्सु वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनना चाहता था और योरीची कहता था कि मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। तो जब ये दोनों 7 साल के हुए तो मिचिकात्सु के जो टीचर थे, जो उसे तलवार चलाना सिखाते थे, उन्हें योरीची पे थोड़ा सा दया आ गया और इसीलिए वो उसे एक बम्बू स्वॉर्ड पकड़ा दिए और बोले कि चलो तुम भी थोड़ा बहुत सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। अब इस बैम्बू स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके योरीची पहले ही दिन कुछ ही सेकंड्स में टीचर को ही नॉकआउट कर देता है। नाउ दिस वाज अनबिलीवेबल और मिचिकात्सु योरीची से बार बार पूछने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर पाए। योरीची इस बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि उसने एक इंसान को पीट दिया है। इनफैक्ट अब वो सैमुराई भी नहीं बनना चाहता था। पर मिचिकात्सु के बार बार पूछने पे योरीची उसे बताता है कि वो किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट देख पाता है, यानी कि एक्सरे विजन जैसा हम कह सकते हैं, और इस पावर को हम ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड कहते हैं इन डीमन स्लेयर यूनिवर्स। साथ ही योरीची का जो फिजिकल पावर था वो भी बहुत ज्यादा था। अब ये जो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड वाला पावर है, इसके बारे में हम पावर्स वाली वीडियो में बात करेंगे। बस मैं आपको इतना बता दूं कि इससे अटैक्स बहुत ही अच्छे से प्लान किए जा सकते हैं। एनीवेज, दिस वाज द फर्स्ट मोमेंट जब मिचिकात्सु को योरीची से जलन होने लगा, क्योंकि वो सोचने लगा कि बिना सीखे ये बंदा मुझसे इतना ज्यादा टैलेंटेड है, और अगर ये बात पिताजी को पता चल गई तो कहीं वो मुझे ही ना भेज दे टेंपल वेंपल में प्रीस्ट बनने
और ये बन जाएगा खानदान का वारिस। इस पॉइंट से मिचिकात्सु योरिची को थोड़ा ज्यादा नोटिस करना शुरू कर देता है और वो पाता है कि योरिची हमेशा अपनी माँ के साथ चिपका रहता था एंड वो समझ नहीं पाया ऐसा क्यों। उसे बस लगा कि मे बी योरिची अपनी माँ से बहुत क्लोज है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। तो कुछ साल बाद इनकी माँ चल बसती है और इस पॉइंट पे योरिची डिसाइड करता है कि वो घर छोड़ देगा और प्रीस्ट बनने चला जाएगा। योरिची यहाँ अपने साथ मिचिकात्सु का वो फ्लूट भी लेके जाता है जो कि उसे बहुत पसंद था। अब योरिची के जाने के बाद मिचिकात्सु अपनी माँ की एक डायरी पढ़ लेता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी माँ को एक बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में सिर्फ योरिची जानता था। जी हाँ, इस बीमारी के बारे में योरिची और मिचिकात्सु के पिता को भी नहीं पता था। अब इस बीमारी के कारण उनकी माँ का जो शरीर था वो लेफ्ट साइड से काइंड ऑफ पैरालाइज होने लग गया था और यही वजह है कि योरिची हमेशा उनके लेफ्ट साइड पे चिपक के रहता था ताकि वो उनको सपोर्ट दे सके। इनफैक्ट योरिची को ये तक पता था कि मिचिकात्सु उससे थ्रेटेंड फील कर रहा है और यही वजह है कि योरिची घर छोड़कर चला गया था। अब योरिची भले ये बोला था कि वो प्रीस्ट बनने जा रहा है, लेकिन असल में वो इस दुनिया को, यानी कि जो खूबसूरत दुनिया है, वादियां, आसमान, इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करने गया था। वो अपने घर से काफी दूर चला गया था और बस यहाँ वहां भटके जा रहा था। तो एक दिन वो माउंटेन में किसी पैडी फील्ड में पहुंचता है जहां वो अपने ही उम्र की एक लड़की को देखता है जो कि हाथ में बकेट लिए भरे दोपहर में खड़ी थी। इस लड़की का नाम ऊटा था और योरिची ऊटा से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। ऐसे में ऊटा बताती है कि उसके सभी परिवार वाले किसी बीमारी से मारे गए हैं और इसीलिए वो इस बकेट में टैडपोल्स को लेके रखी है ताकि वो इसे घर ले जा सके। बेसिकली परिवार खोई थी तो कोई तो चाहिए ना जिससे वो रिलेट कर सके, तो टैडपोल्स को ले जा रही थी। बट फॉर सम रीजन वो वहीं पे खड़ी थी और जब शाम होता है तो टैडपोल्स को वो फ्री कर देती है। योरिची पूछता है कि तुमने टैडपोल्स को छोड़ क्यों दिया, तो इस पे ऊटा कहती है कि इनका भी तो कोई परिवार होगा, मैं इन्हें उनसे कैसे छीन सकती हूँ। ऐसे में योरिची ऊटा से कहता है कि इन्हें छोड़ो, मैं ही तुम्हारे साथ आ जाता हूँ और तब से योरिची और ऊटा साथ रहने लगे। ऊटा बहुत बातचीत करती थी, आई मीन योरिची की जस्ट ऑपोजिट, और 10 साल बाद ये दोनों शादी कर लिए। इसके बाद ऊटा प्रेग्नेंट भी हुई और जब वो 9वें महीने में थी तो योरिची बाहर गया गांव में ताकि वो मिडवाइफ को ला सके। बेसिकली मिडवाइफ वो जो कि डिलीवरी में हेल्प वगैरह करती है। लेकिन यहाँ योरिची को घर आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि रास्ते में उसे एक इंसान मिल गया जिसको मदद की जरूरत थी, तो योरिची उसकी मदद करने लग गया एंड हेंस वो लेट हो गया। अब जब योरिची घर पे पहुंचता है तो वो पाता है कि उसकी बीवी और जो जन्म लेने वाला बच्चा था वो दोनों मर चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक डीमन मार दिया था। इस घटना से योरिची इतना टूट गया कि वो 10 दिनों तक अपनी बीवी की लाश को पकड़ के रोता रहा। अब 11वें दिन वहां से एक डीमन स्लेयर गुजर रहे थे और वो योरिची को देखते हैं एंड देन वो कहते हैं कि तुम इन्हें दफना दो, तभी तुम इनसे मतलब आजाद हो पाओगे। योरिची के जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, लेकिन उसे वो भी नहीं मिल सका। और यहीं से शुरू होती है योरिची के डीमन स्लेयर बनने की दास्तान, क्योंकि ताकत तो उसके पास हमेशा से थी, बस वो उसका इस्तेमाल नहीं करता था। अब उन दिनों डीमन स्लेयर्स को ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं आती थी, इनफैक्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स का इजाद ही नहीं हुआ था। तो योरिची यहाँ सन ब्रीदिंग टेक्निक का इजाद किया और वो बाकी स्लेयर्स को भी ये सिखाने लगा। ये डीमन स्लेयर जो कि पहले सिर्फ स्वॉर्ड की मदद से लड़ते थे, अब वो ब्रीदिंग टेक्निक भी सीखने लगे जिससे उनकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ गई। लेकिन यहाँ वो सन ब्रीदिंग को ठीक से सीख नहीं पा रहे थे और इसी पॉइंट पे डिफरेंट ब्रीदिंग वेरिएंट सामने निकल कर आए, जो कि 14 ब्रीदिंग वेरिएंट्स है जिनके बारे में मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बता रखा है। खैर, दूसरी तरफ मिचिकात्सु मस्त सैमुराई बन चुका था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। इनफैक्ट उसके 2 बच्चे भी थे और एक दिन उसके क्लैन पे एक डीमन अटैक करता है। इस अटैक में क्लैन के कई मेंबर्स मारे जाते हैं और इससे पहले कि डीमन मिचिकात्सु पे अटैक करता, अचानक से योरिची यहाँ आता है और इस डीमन को तुरंत ही खत्म कर देता है। योरिची को इतना पावरफुल देखकर मिचिकात्सु के अंदर जलन की भावना एकदम उबल उबल कर आने लगती है और वो तो सोच रहा था कि भैया योरिची अब तक जिंदा भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो योरिची डीमन स्लेयर बन चुका था जो कि सबसे पावरफुल था। ऐसे में मिचिकात्सु अपने परिवार को छोड़ देता है ताकि वो भी डीमन स्लेयर बन सके। योरिची को ये देख के मिचिकात्सु अपना मून ब्रीदिंग को इजाद किया है। वैसे यहाँ हम लोग योरिची पे बात कर रहे हैं तो मिचिकात्सु के स्टोरी को साइड रखते हैं और योरिची पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। तो एक दिन योरिची की मुलाकात मुजान द माइकल जैक्सन से हो जाती है और वो उससे लड़ने के मूड में नहीं था। ऑल्दो योरिची अपने पावर से समझ गया था कि मुजान और कोई नहीं बल्कि वही है जो कि डीमंस को क्रिएट करता है, तो योरिची का मकसद है मुजान को खत्म करना। आई मीन योरिची को मुजान से लड़ना ही होगा क्योंकि उसका जन्म ही हुआ है ताकि वो मुजान को खत्म कर सके। फिर क्या था, योरिची मुजान से लड़ता है और वो अपने 12 फॉर्म्स ऑफ सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके मुजान को एकदम से पेल देता है। जी हाँ, मुजान बिल्कुल भी मैच ही नहीं कर पाया योरिची के पावर को और लोग कहते हैं कि योरिची वहां 13th फॉर्म का भी इस्तेमाल किए थे,
ऑल्दो इसके बारे में उस वक्त किसी को नहीं पता था। योरिची मुजान के सभी वाइटल पॉइंट्स को काट चुका था, इनफैक्ट उसका सर भी काट चुका था। मुजान यहाँ रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा था। जी हाँ, वो अपने सर को किसी तरह से सहारा दे रहा था और गर्दन पे चिपकाने की कोशिश कर रहा था कि भैया जुड़ जाओ नहीं तो मारे जाएंगे। मुजान का अंत करीब था और ऐसे में वो अपने शरीर को 1800 हिस्से में एकदम से ब्लास्ट कर लेता है और भागने की कोशिश करता है। अब योरिची मुजान के इस भगोड़े इंस्टिंक्ट को एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे और ऐसे में वो मुजान के 1500 हिस्से को तो काट देते हैं, कुछ ही सेकंड्स में धड़ाधड़, लेकिन 300 छोटे छोटे हिस्से बच जाते हैं जो कि वहां से भाग निकलते हैं। इस 300 हिस्सों की मदद से मुजान अपना सर को रीजनरेट कर पाया एंड देन वो धीरे धीरे अपने पूरे बॉडी को रीजनरेट किया। कहा जाता है कि योरिची जहां जहां मुजान को काटे थे वो एरिया आज भी मुजान का वीक पॉइंट है। जी हाँ, आज तक वो उससे ठीक से हील नहीं कर पाया। एक और बात बता दूं कि योरिची का तलवार ऐसे तो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब वो डीमन से लड़ने जाते हैं तो वो रेड कलर का बन जाता है। अब इस रेड निचरिन स्वॉर्ड का भी काफी सिग्निफिकेंस है जो कि आप एनिमे और मांगा पढ़ेंगे तो वहां आप देख पाएंगे। खैर, मुजान इस पॉइंट पे अपने वीकेस्ट स्टेट में था और तमायो भी मुजान के साथ उस टाइम हुआ करती थी जिसे मुजान कंट्रोल करता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले की एक वीडियो में बताया है कि तमायो मुजान को पसंद नहीं करती थी और वो बहुत ही मजबूरी में मुजान के साथ रहती थी, लेकिन ये उसके लिए एक परफेक्ट मौका था कि वो मुजान के चंगुल से निकल सके और वो निकल भी जाती है। तमायो यहाँ मुजान से कहती है कि वो बहुत खुश है कि इस दुनिया में कोई तो है जो कि मुजान को हरा सकता है। ऑल्दो मुजान अब छिप जाएगा और तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक योरिची ओल्ड एज से मर नहीं जाता। योरिची यहाँ तमायो के अंदर के अच्छाई को देख पाते हैं और वो तमायो को नहीं मारते। ऑल्दो मैं बता दूं कि तमायो यहाँ डीमन थी, लेकिन तभी वहाँ डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लोग आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कैसे योरिची तमायो को नहीं मारा। साथ ही वो ये भी देखते हैं कि योरिची के चंगुल से मुजान भाग गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे योरिची के ऊपर 2 दाग लग गए, एक कि वो मुजान को नहीं मार पाया, दूसरा वो तमायो को जिंदा छोड़ दिया। अब ये जो समय था वो डीमन स्लेयर्स का गोल्डन एज माना जाता है और इस टाइम पे कई डीमन स्लेयर्स अपने मार्क को अनलॉक कर रहे थे। जी हाँ, वही मार्क जिसके साथ योरिची का जन्म हुआ था। ऐसे में इस मार्क की एक नेगेटिव साइड भी सामने आती है और वो ये कि जिसके पास ये मार्क आ जाता है वो 25 साल की उम्र से पहले ही मारा जाता है। अब मिचिकात्सु भी अपना मार्क अनलॉक कर चुका था, लेकिन उसे मरना नहीं था। साथ ही उसे अपने भाई योरिची से स्ट्रांग भी होना था, तो वो जाके मिल जाता है मुजान द माइकल जैक्सन से। जी हाँ, मुजान उसे डीमन में तब्दील कर देता है, जिससे मार्क होने के बावजूद वो मरेगा नहीं और हाँ, डीमन बनने से थोड़ा तो लोग स्ट्रांग हो ही जाता है। डीमन बनने के बाद ही मिचिकात्सु का नाम पड़ गया कोकुशिबो। अब मिचिकात्सु के ऐसा करने से योरिची पे एक और दाग लगा, वो ये कि उसका भाई एक डीमन बन गया था। ऐसे में योरिची को डीमन स्लेयर कॉर्प्स से निकाल दिया गया और साथ ही कई स्लेयर्स तो ये भी चाहते थे कि योरिची खुद को ही मार डाले, लेकिन उस टाइम उबुयाशी की फैमिली के जो हेड थे वो कहते हैं कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, तो योरिची को बस कॉर्प्स से ही निकाल दिया जाएगा। ऐसा लोग कहते हैं कि योरिची की बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी वहां के कुछ हाशिराज से और जो उबुयाशिकी के जो हेड थे वो थोड़ा बहुत योरिची को इस इंसिडेंट के बाद भी मिलने देते थे उन हाशिराज से। तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स से निकल जाने के बाद योरिची सबसे पहले अपने उस पुराने घर के पास जाता है जहां वो ऊटा के साथ रहा करता था। बट टू हिज सरप्राइज इस घर में अब एक नया परिवार रह रहा था और ये परिवार थी कामाडो फैमिली। जी हाँ, वही कामाडो फैमिली जिसका वंशज अपना तानजीरो है। उस वक्त उस घर में सुमियोकी और सुयाको नाम के हस्बैंड वाइफ रह रहे थे और यहाँ सुयाको भी 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। इन पे भी डीमन अटैक हो रहा था, लेकिन योरिची इन्हें बचा लेते हैं। इसके बाद सुयाको के लिए मिडवाइफ खोजने का काम योरिची को सौंपा जाता है और इस बार योरिची ये काम फटाफट करते हैं ताकि इसी बीच कोई डीमन आके इन्हें मार न दे। ऐसे में सुयाको एक बच्ची को जन्म देती है एंड फाइनली योरिची को थोड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि वो किसी एक कपल को तो बचा पाए, उनके बच्चे को, उनके परिवार को। योरिची की इस फैमिली से बॉन्डिंग हो जाती है और योरिची सुमियोशी से कहते हैं कि कैसे उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि वो मुजान को खत्म नहीं कर पाए। अब तो मुजान छिप जाएगा, कभी बाहर ही नहीं आएगा और ऐसे में कई नेक्स्ट जनरेशंस तक मुजान लोगों को मारता रहेगा और इस सब के जिम्मेदार योरिची हैं। लेकिन कामादो फैमिली के लोग योरिची को सांत्वना देते हैं और इस पॉइंट पे कामादो फैमिली की जो नई जन्मी बेटी थी वो योरिची के गोद में आती है और योरिची को इतना अच्छा फील होता है कि वो रोने लग जाते हैं। ऐसे में सुयाको भी योरिची को अच्छा खाना वगैरह खिलाती है और योरिची को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली है। अब सुयाको हमेशा योरिची से कहती थी कि तुम अपने तलवारबाजी का फॉर्म्स वगैरह मुझे दिखाओ, मुझे अच्छा लगता है, और योरिची से एम्बैरस होते थे, बट स्टिल वो सुयाको को अपने सन ब्रीदिंग के फॉर्म्स वगैरह दिखाते थे। अब योरिची का तो आगे कोई वंश नहीं होने वाला था, तो ऐसे में सुमियोशी जो थे वो योरिची के इन सारे फॉर्म्स को ढंग से याद कर लेते हैं ताकि ये खत्म ना हो। सुमियोशी कहते हैं कि जब योरिची अपना तलवार चलाता था तो ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई इंसान तलवार बाजी कर रहा है, बल्कि ऐसा लगता था
कि कोई स्पिरिट है और वो डांस कर रही है। उसे ये सारे फॉर्म्स एज ए डांस ही याद रहे और इसीलिए आगे चल के इसे हिनोकामी कागुरा डांस भी कहा गया। अब योरिची की जो स्पिरिट वाली बात थी, ये बात उसकी बीवी भी कहा करती थी। इनफैक्ट वो ये भी कहती थी कि योरिची कभी भी अपने शक्ल पे कोई इमोशंस लाते ही नहीं थे, ऑल्दो उनके दिल के अंदर ढेर सारे इमोशंस थे। एक बार तो योरिची के पास एक बिजली गिर गई थी और उस टाइम भी योरिची सेम एक्सप्रेशन के साथ खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। और उस टाइम पे उटा को लगा कि योरिची एक स्पिरिट की तरह है, लाइक डिविनिटी जीजो और हाउस होल्ड स्पिरिट जासी की वाराशी। जीव जंतु भी योरिची को बहुत मानते थे, क्योंकि चाहे चिड़िया हो, वॉर्म्स हो, फॉक्स हो या फिर किसी तरह का भी एनिमल, वो योरिची के पास आते थे और उनके हाथ से खाना वगैरह खाते थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, सुमोयाशी योरिची के सारे फॉर्म्स को याद कर लिया और योरिची अक्सर इनको विजिट करने आते रहते थे। जब लास्ट टाइम योरिची इनके घर पे आए तो वो इन्हें अपना हानुफादा इयररिंग्स भी दे दिए, क्योंकि उनका कहना था कि इसके बाद वो कभी वापस नहीं आएंगे। इस पॉइंट पे सुमोयोशी कहता है कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी इस हिनोकामी कागुरा डांस को अपने बच्चों को, फिर वो अपने बच्चों को सिखाते जाएंगे और इन हानुफादा इयररिंग्स को भी प्रिजर्व करेंगे ताकि ये फॉर्म कभी खत्म ना हो। तो ऐसे ही कई साल गुजर चुके हैं और इस पॉइंट पे योरिची बूढ़ा हो चुका है और एक दिन ऐसे ही उसकी मुलाकात कोकोशिबो से हो जाती है। अब कोकोशिबो एकदम सरप्राइज था, क्योंकि मार्क होने के बावजूद भी योरिची 80+ ईयर्स जिए थे। याद हो, मैंने आपको कहा था कि जिसके पास मार्क होता है वो 25 साल में ही मारा जाता है। अब इस बात से भी कोकोशिबो को जलन हुई कि भैया तुम मार्क से भी नहीं मरे, मतलब तुम हमेशा से द चोजन वन थे। लेकिन यहाँ योरिची के मन में सिर्फ दुख था, क्योंकि वो अपने भाई को एज ए डीमन नहीं देख पा रहे थे। ऐसे में योरिची एकदम से तुरंत एक अटैक कोकोशिबो पे करते हैं और इस अटैक का कोई काट कोकोशिबो के पास नहीं था। लेकिन इस अटैक के बाद योरिची की मृत्यु हो जाती है। क्यों? ओल्ड एज की वजह से। जी हाँ, वो एक मतलब स्लेयर के फॉर्म में ही मारे जाते हैं। अब योरिची के मरने के बाद कोकोशिबो फील करता है कि अगर योरिची एक और अटैक उस पर कर देते तो वो जिंदा नहीं बचता। यानी कि इतने बूढ़े एज में भी योरिची के स्वॉर्ड्समैन स्किल्स में या फिर उनके स्पीड, ये सब में कोई कमी नहीं आई थी। साथ ही यहाँ योरिची को एक बहुत ही ऑनरेबल डेथ मिली थी। तो इस बात से भी क्या होगा, कोकोशिबो जल जाएगा। तो इसी सब जलन वाली फीलिंग के साथ कोकोशिबो मृत योरिची के शरीर पे एक अटैक करता है और इस अटैक में जो वो फ्लूट था ना, जो बचपन में उसे दिया था, वो कट जाता है और इससे कहीं ना कहीं कोकोशिबो को भी थोड़ा दुख तो जरूर होता है। दिस वॉज अ वेरी इमोशनल सैड एंडिंग। और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि एक्चुअल में योरिची के पास जो बैग था वो उसकी पत्नी ऊटा थी ना, उसके किमोनो से बना हुआ बैग था। एंड दिस टेल्स अस कि कैसे योरिची अपने रिलेशंस को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे। यानी उनकी माँ कही थी ना, एक ऐसा बच्चा जो कि रिलेशंस को, लोगों को ज्यादा वैल्यू दे, वो कहीं ना कहीं सच हुआ। अब जैसे ही मुजान को पता चलता है कि योरिची मर चुका है, वो तुरंत ही अपने हाइडिंग से बाहर आता है और सभी सन ब्रीदिंग के यूजर्स को मारने लगता है। कई 100 साल तक मुजान और कोकोशिबो मिलकर कई डीमन स्लेयर्स को मारते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो कि सन ब्रीदिंग थोड़ा सा भी सीख लिए हों। और इसी तरह से मुजान अपने एंड से सन ब्रीदिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऑल्दो उसे ये बात नहीं पता था कि कामाडो फैमिली में सीक्रेटली ये टेक्निक पास ऑन करी जा रही है। अब योरिची के जाने के बाद डीमन स्लेयर्स बहुत ही ज्यादा वीक हो गए, क्योंकि कोई ऐसा बचा ही नहीं था जो कि उनको इतने अच्छे से स्वॉर्ड्समैन स्किल सिखा सके, ब्रीदिंग स्टाइल सिखा सके। योरिची जब जिंदा थे तो वो मानते थे कि आगे की जनरेशन और स्ट्रांग होगी, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, उनके जितना स्ट्रांग ना तो कभी कोई आया, ना तो कभी कोई आएगा। अब आपको याद होगा कि योरिची तमायो को छोड़ दिए थे। वेल, तमायो आगे इंसानी लाश पे और जानवरों के खून पे सर्वाइव करी और आगे चल के वो कभी भी किसी इंसान को नहीं मारी। वो तमायो ही थी जो कि सदियों से रिसर्च कर रही थी मुजान के ब्लड पे, उसके अपर मून डीमंस के ब्लड पे, और इसी से वो 4 तरह के वेनम्स बना पाई थी जो कि वो मुजान को इंजेक्ट करी थी फाइनल फाइट के दौरान। और इन्हीं वेनम्स की वजह से मुजान इतना वीक हुआ था कि हमारे हाशिराज उसको हरा पाए। तो आप देख सकते हो कि अगर तमायो नहीं होती तो मुजान को आगे चल के नहीं हराया जा सकता था। तो मरते मरते भी योरिची एक ऐसा अस्त्र तैयार करके चले गए थे जो कि आगे चल के मुजान को हराने में काम आएगा। अब मुजान की जो लास्ट फाइट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो तब आएगी जब आप लोग इस वीडियो पे 10K लाइक्स पूरा कर देंगे। आई नो मैंने बहुत बड़ा टारगेट रखा है, लेकिन यार लाइक तो बनता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च करी है। इनफैक्ट मैंने पूरे मांगा को दोबारा पढ़ा है, काफी कुछ भूल गया था जो कि अब याद आया है और मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन एकदम से मांगा से उठाई गई है। साथ ही यार इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हक बनता है मेरा लाइक मांगने का, तो कर दो आप लोग। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि यहाँ हम एनिमे से रिलेटेड ढेर सारे कंटेंट लाने वाले हैं। I'll see you guys in the next one. Peace out.